श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टडी वॉर्स पे। आज हम आओ कहानी सुने का दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं आपके सामने। और आज का जो टॉपिक है, आज जो स्टोरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो स्टोरी है कश्मीर से रिलेटेड। कश्मीर में जो टेररिज्म है वो कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी कहानी आज हम सुनेंगे। ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की थी, तो आज इसीलिए मैं ये कहानी लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कहानी की अगर मैं शुरुआत करूं तो 26 अक्टूबर 1947 की मैं बात करता हूं। 26 अक्टूबर 1947 को जो जम्मू और कश्मीर है, वो उस समय के जो महाराजा थे हरि सिंह जी, उन्होंने जम्मू कश्मीर को भारत में मिला दिया था, विलय कर दिया था। एक उनके बीच में एक संधि हुई, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार के साथ, और जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत के साथ मिला दिया गया। और 27 अक्टूबर को जो है, 26 अक्टूबर को जो है वो पत्र जो है, विलय पत्र, उस पर उनके समझौता है जो हुआ भारत सरकार का और महाराजा हरि सिंह का। और 27 अक्टूबर को गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसकी मंजूरी दे दी कि जो जम्मू और कश्मीर है वो उसको भारत में मिला लिया गया। और अगर हम बात करें जो विलय पत्र था, जो लेटर था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे, वो लेटर एक नॉर्मल जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होता है उसकी तरह ही था। उसमें अगर आप बोलें कि कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ें ऐड ऑन की गई थी, कोई उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थी, वैसा कुछ नहीं था उसमें। ना उस पत्र में कोई शर्त रखी गई थी, और ना ही उस पत्र में जम्मू कश्मीर को कोई विशेष दर्जा देने की कोई बात की गई थी महाराजा द्वारा, महाराजा हरि सिंह के द्वारा। वो एक नॉर्मल जो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर था, वो एक पेपर था। और 28 अक्टूबर को जो है, माफी चाहूँगा, 27 अक्टूबर को जो है उसको मंजूरी जो है वो दे दी गई और भारत में मिला लिया गया जम्मू कश्मीर को। और ये जो पत्र था उसमें जम्मू कश्मीर की जब मैं बात कर रहा हूं, तो उस जम्मू कश्मीर में जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो भी उसमें शामिल था। वो बाद में कैसे अलग हुआ, पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, जो जम्मू कश्मीर का जो अभिन्न अंग था, उसको कैसे वो अलग हुआ, वो हम देखते हैं। लेकिन जो विलय पत्र था उसमें वो शामिल था, पूरा जो जम्मू एंड कश्मीर था वो उसमें शामिल था। अब हम ये बात करते हैं कि किस तरह जो कश्मीर है, आधा जो कश्मीर है, वो किस तरह से अलग हो गया। क्योंकि जब पत्र था उसमें पूरे जम्मू कश्मीर की जो है वो बात की गई थी, तो अब हम ये देखेंगे कि वो किस तरह से जो अलग है वो किया गया। अगर हम बात करें कश्मीर की, कि जो कश्मीर है वो किस तरह से अलग हुआ, तो अब इसमें मैं जम्मू और लद्दाख की बात नहीं कर रहा हूं, हम सिर्फ बात करेंगे कश्मीर की, क्योंकि जितनी भी कंट्रोवर्सीज हैं वो कश्मीर को लेकर जो है वो है। और जम्मू जो कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर में 3 जो क्षेत्र हैं वो आते हैं खासकर, जैसे मैंने आपको बता दिया, जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। तो मैं जो बात कर रहा था कि जम्मू और कश्मीर जो है उसमें 3 जो क्षेत्र हैं तो वो आते हैं, जम्मू है, कश्मीर है और लद्दाख है। और दुर्भाग्यपूर्ण एक बात है कि कभी भी जो भारतीय पॉलिटिशियंस हैं, जो राजनेता हैं, उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र की तरफ ज़्यादा ध्यान जो है वो नहीं दिया। आप इसको पॉलिटिकली समझ लीजिए, क्योंकि वोट बैंक जो है उस हिसाब से उन्होंने कभी उसको देखा नहीं। तो उस चक्कर में जो है कभी भी इस एरिया में, जम्मू कश्मीर की बात करूं, कभी भी इसके ऊपर जो है वो ध्यान इतना नहीं दिया गया। और अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर को एक राज्य बनाने की, तो जब उसको राज्य बनाया गया था तो उसको प्रॉपरली चेक नहीं किया गया कि जम्मू कश्मीर जो है उसकी जो भौगोलिक स्थिति है
उसकी जो जोग्राफिकल कंडीशन है उस लिहाज से जो है वो एक राज्य में नहीं बनाया जा सकता था। ये एक्सपर्ट जो है वो मानते हैं कि उस समय जब हरि सिंह ने समझौता किया था तो उस समय उसकी जोग्राफिकल कंडीशन एनालाइज करने के बाद, देखने के बाद उसको जो है वो बांटना चाहिए था। उसको 1, 2 या 3 राज्य में उसको बांटना चाहिए था, क्योंकि उसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, जोग्राफिकल कंडीशन जो थी वो बहुत ही ज़्यादा थी और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड थी, फैली हुई थी। तो वहाँ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया और उसको सीधा एक राज्य जो है वो घोषित कर दिया। अब ये जो सवाल है जो उठता है कि जम्मू और लद्दाख जो हैं वो खुश थे भारत के साथ जब मिल गए वो, लेकिन जो कश्मीर है वो खुश नहीं था। ऐसा क्यों था? ये एक चीज सोचने वाली है कि जो जम्मू और लद्दाख के लोग हैं उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कभी भी कोई कंट्रोवर्सी जो है वो नहीं सामने आई, लेकिन हमेशा जो प्रॉब्लम्स आई वो कश्मीरियों को आई। ऐसा क्यों है? ये आज हम अपनी कहानी में सुनेंगे, देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन कश्मीर में भी जो प्रॉब्लम बोलते हैं या हम लोग देखते हैं, उसमें भी विशेषज्ञ जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो ये बोलते हैं कि टोटल कश्मीर की जो पॉपुलेशन है उसका सिर्फ जो 2% है, जो 2% लोग हैं वही जो हैं ये कश्मीर जो है वो खुश नहीं है कश्मीर में भारत को मिलाने से। और बाकी जो लोग हैं वो भारत से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, भारत से काफ़ी ज़्यादा अटैच हैं। और ये बात जो है, एक बार जो महबूबा मुफ्ती है उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी एक बात कही हुई है कि सिर्फ 2% जो लोग हैं वही कश्मीर को अलग करना चाहते हैं भारत से या खुश नहीं हैं, बाकी हम सब जो है वो भारत के साथ रहने में हमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। लंदन की एक रिसर्च हुई पिछले साल, मैं आपको उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। राज्य के 6 जिलों में जो है ये रिसर्च की गई और इस सर्वे के अनुसार जो है, लंदन का जो सर्वे हुआ उसके अनुसार जो है उसमें पाकिस्तान के साथ खड़े होने के लिए जो है वो कश्मीरी तैयार ही नहीं थे। और अगर हम बात करें जो लोग तैयार हैं कश्मीर में, ज्यादातर जो लोग चाहते हैं कि अलग इसको कर दिया जाए, वो अलगाववादी जो हैं, जो कट्टरपंथी जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि कश्मीर को जो है वो भारत से अलग कर दिया जाए। लेकिन जो रिसर्च हुई थी, जो लंदन की जो रिसर्च हुई, लंदन की रिसर्च में भी उन लोगों ने भी भारत के साथ रहना मंजूर किया। उन लोगों ने भी ये कहा कि नहीं, हम भारत के साथ जो है वो रहना चाहते हैं। अगर हम बात करें आतंकवाद की, अलगाववाद की, जहां फिर जो फसाद होते हैं, दंगे होते हैं, ये शब्द जो है, ये शब्द आए कहां से? जैसे अलगाववाद जो शब्द है, आतंकवाद का जो शब्द है, फसाद हो गया, जंग हो गई, दंगे हो गए, ये जो शब्द है ये पाकिस्तान ने इन 4 शब्दों से पूरे जो विश्व को जो है वो परेशान करके रखा हुआ। और मेन जो उसका टारगेट है, ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद सिर्फ भारत में ही फैलाता है, चीन में भी उसने आतंकवाद फैलाया है काफी, और बाकी देशों में भी वहां से जो है वो टेररिस्ट को वहां से एक्सपोर्ट करता है। आप मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है जहां पे वो तैयार होते हैं और उसके बाद बाकी देशों में वो जाते हैं। लेकिन भारत को वो ज्यादा परेशान करता है इन 4 शब्दों से। ऐसा क्यों है? भारत के साथ उसका ऐसा क्या है कि वो भारत के साथ ये ज्यादा गंभीरता से ये जो है ये 4 चीजें कर रहा है, जहां फिर जो आतंकवाद है ये जो फैला रहा है। अगर हम बात करें अपने राजनेताओं की या अपनी हमारी जो पॉलिसीज हैं इसके खिलाफ, वो भी मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो भी ज्यादा क्लियर नहीं है। भारत की जो नीति है वो क्लियर नहीं है इनके खिलाफ लड़ने के लिए। भारत के जो राजनेता हैं वो निर्णय लेने से डरते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी जो वोट्स है, अगर हम सीट्स की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर, पहले की बात मैं कर रहा हूँ यूनियन टेरिटरी बनने से पहले, तो वहां जो है वोट बैंक ज्यादा होता है। तो उनके खिलाफ अगर कोई फैसला वहां लिया जाएगा तो उनकी राजनीति पर जो है वो फर्क पड़ेगा और वो
जो उनका मोटिव है राज करने का या राजनीति करने का वो पूरा नहीं होता। तो इसी कारण की वजह से जो हमारी राजनीतिक जो पॉलिसीज हैं, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक हैं। सपोर्ट वो करते हैं टीवी पर आकर या जब भाषण उनका होता है, बयानबाजी वगैरह काफ़ी करते हैं, लेकिन कोई स्ट्रिक्ट अगर हम पॉलिसीज की बात करें तो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज जो है वो नहीं। लेकिन हमारे जो जवान हैं, जो सैनिक हैं, वो शहीद हो रहे हैं, लेकिन राजनेता जो है उनको इसकी कोई चिंता नहीं है। उनको अपना जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें उनको ज़्यादा है और एकजुट होने की बात वो करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जो सपोर्ट है, जो मॉरल सपोर्ट है, जो कि पॉलिसीज़ के साथ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन के साथ बनता है, वो कभी भी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कभी भी लोगों को नहीं मिला। एक चीज़ इसमें जो है, जो सोचने लायक जो चीज़ है, कश्मीर की अगर हम बात करें तो दोनों तरफ के कश्मीर के जो लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हों या फिर वो गैर मुसलमान हो, कश्मीर में ये नहीं कि सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं, गैर मुस्लिम लोग भी वहाँ रहते हैं। जो ज़िंदगी है उनकी अगर आप देखेंगे वहाँ जाकर तो बहुत ही मुश्किल जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। और जो उनको करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो अलगाववादी हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो आतंकवादी हैं, जो उन लोगों का इस्तेमाल करते हैं, कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं, वो लोग एक मज़े की ज़िंदगी जो है वो जी रहे हैं। तो इसमें लोगों को भी सोचने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। अगर वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्यों नहीं उनको वो प्रॉपरली समझते हैं और क्यों उनको वो फॉलो करते हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है, ये लोगों को सोचना चाहिए, कश्मीर के लोगों को इसके बारे में सोचना चाहिए। उनके बच्चे आप न्यूज़ वगैरह में भी सुनते रहते हैं, वो देश विदेश में रहते हैं, घूमते हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। लेकिन ये बात जो मैं कर रहा हूँ, भारतीय कश्मीर जो हैं, कश्मीरी जो हैं, और जो पाकिस्तानी कश्मीरी है, जो पाक ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है, वो कैसे बना वो भी हम बात करेंगे अभी। तो अगर हम कश्मीरियों की बात करें, जो भारत में कश्मीरी हैं और जो पीओके में, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो कश्मीरी रहते हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके जो लाइफस्टाइल है, उनको जो रहने का तरीका है, उस ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया में जो कश्मीरी लोग हैं उनकी जो लाइफस्टाइल है वो काफ़ी बेहतर है, बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो पाकिस्तान में जो कश्मीरी हैं उनका लाइफस्टाइल जो है वो काफ़ी मैं बोलूँगा बहुत ही कमज़ोर लाइफस्टाइल है, बहुत ही मुश्किल की वो जो ज़िंदगी है वो जी रहे हैं। पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वो दोनों कश्मीर जो है, पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, एक कश्मीर जो हमारे पास है, एक कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है, दोनों को वो बर्बाद कर रहा है। जो कश्मीर जिनको वो आज़ाद कश्मीर कहते हैं पाकिस्तान में, वो बिल्कुल भी आज़ाद नहीं। उस पर भी हम अभी आगे थोड़ी टिप्पणी करेंगे कि क्यों आज़ाद नहीं है। अब जिस जगह के लिए जो लड़ रहे हैं, जो जगह जो है जिसके लिए पाकिस्तान बोलता है, अगर हम भूटान के क्षेत्रफल की, भूटान के एरिया की अगर हम बात करें, उसका जो 10वां हिस्सा है जिसको लैंड लॉक आज़ाद देश मीन्स जहाँ कोई नहीं, जिसके लिए लड़ा जा रहा है, वो भूटान के 10वें हिस्से के बराबर वो जगह है जिसके लिए जो है वो लड़ा जा रहा है। लेकिन इससे होगा ये कि इससे ना भारतीय लोगों का भला होगा, भारतीय जो कश्मीरी है ना उनका भला होगा, और ना ही जो पाकिस्तान के कश्मीरी हैं ना ही जो है उनका भला होगा जी। अब अगर मैं बात करूं पाकिस्तान और चीन की, इससे जो भला होगा वो किसका भला होगा? वो पाकिस्तान का और चीन का जो है वो भला होगा। इसके पीछे हम कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं जो हम शेयर करेंगे, जो हम डिस्कस करेंगे, वो हम अभी करते हैं डिस्कस। और जैसे मैं बात कर रहा था कि इससे ना तो कश्मीरियों का भला होगा, हिंदुस्तानी कश्मीरियों का भला होगा, और ना ही पाकिस्तानी कश्मीरियों का भला होगा। इसके पीछे जो सारी प्लानिंग अगर मैं बोलूँ, प्लानिंग जो है वो पाकिस्तान और चीन की है, और कुछ हिस्सों को जो है वो चीन जो है वो निगल भी चुका है।
पाकिस्तान की मदद से। और जो जो लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोग हैं, वो इसको या तो समझना नहीं चाहते, या तो समझ पा नहीं रहे हैं। ये तो आपको मैंने पूरा एक ओवरव्यू बता दिया कि क्या क्या जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं, कैसे कैसे जो है वो लोग पाकिस्तान के कश्मीरी हों चाहे वो हिंदुस्तान के हों, वो जगह जो है उसके लिए वो लड़ रहे हैं, लेकिन फायदा जो है वो नहीं हो रहा। हम अब थोड़ा सा जो है हिस्ट्री की ओर जाते हैं कि जो डिवीजन हुआ वो किस तरह से हुआ और जो प्रॉब्लम्स है वो कैसे स्टार्ट हुई। 1947 को जो है वो भारत आज़ाद हुआ, और उस समय जो है वो भारत जो है वो रियासतें, जो उस समय काफ़ी रियासतें होती थी, राजा वगैरह जो है उनकी रियासतें थी काफ़ी ज़्यादा, तो उनको जो है वो विलय जो है, उस विलय का काम जो है वो चल रहा था। मीन्स भारत में उन राज्यों को मिलाने का जो काम है वो चल रहा था। जबकि दूसरी तरफ जब पाकिस्तान बन गया साथ साथ, तो पाकिस्तान में, इंडिया में जो है वो विलय का काम चल रहा था, राजाओं को जो है वो मिलाया जा रहा था इंडिया के साथ राज्यों में। और पाकिस्तान में जो है वो कबायली जो है, कबायली एक आप मानिए एक ग्रुप है पाकिस्तान में, तो उनको जो है वो एकजुट किया जा रहा था। लड़ाकू टाइप के वो जो होते हैं लड़ने के लिए, उनको जो है वो तैयार किया जा रहा था। पाकिस्तान में कबायलियों को इकट्ठा किया जा रहा था, और हिंदुस्तान में जो है वो विलय का काम चल रहा था। कुछ जो है रियासतें जैसे जूनागढ़ है, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर, 4 जो रियासतें हैं, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर जो है, इनका जो विलय हुआ भारत में, इनको थोड़ा टाइम लग गया। मतलब थोड़ा इनके जो राजा थे, जो हुक्मरान थे, उन्होंने पहले तो भारत में विलय करने के लिए मंजूरी नहीं दी, तो उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो लगी थी। तो इसलिए इन 4 रियासतों को मिलाने में थोड़ा सा जो वो टाइम है वो लग गया। और क्योंकि इसमें टाइम लग गया, तो टाइम लगने से इन राज्यों में जो है वो थोड़ी सी इम्बैलेंस शुरू हो गया, क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट जो है वो इन राज्यों में नहीं रही। इन 4 रियासतों की मैं बात कर रहा हूँ, जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद और त्रावणकोर में। लेकिन सबसे ज्यादा जो विलय करने में प्रॉब्लम आई, जूनागढ़ और हैदराबाद से भी ज्यादा वो सब प्रॉब्लम आई कश्मीर की। कश्मीर का जो विलय हुआ उसमें काफी ज्यादा जो समस्या जो है, प्रॉब्लम्स जो हैं वो इंडियन गवर्नमेंट को उस समय आई। उस समय कश्मीर की अगर मैं बात करूं, तो जब विलय हो रहा था तो उस समय कश्मीर में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी, वहाँ पे जो पंडित हैं, कश्मीरी पंडित, उनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा थी। और क्योंकि बॉर्डर जो है वो कश्मीर का पाकिस्तान से लगता था, और क्योंकि वहाँ पर मैक्सिमम जो थे लोग वो मुस्लिम थे, तो कुछ लोग जो चाहते थे वहाँ जाना चाहते थे पाकिस्तान में, तो इसीलिए कश्मीर को हिंदुस्तान में विलय करने में, कंबाइन करने में प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो हो गई। तो जब पाकिस्तान ने देखा कि हिंदुस्तान के जो कश्मीर है वहाँ पर जो है ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी है और वहाँ पे थोड़ी अस्थिरता ज़्यादा है, तो उस समय जो जिन्ना पाकिस्तान में, उन्होंने कश्मीर पर ये एक प्लान बनाया कि क्यों ना कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लिया जाए, क्यों ना इस लड़ाई का थोड़ा फायदा उठा के इसको पाकिस्तान में हम मिला लें। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा जो वो हो चुका था, और उसमें जो जम्मू कश्मीर था वो भारत में उस समय तो नहीं था, राजा हरि सिंह की रियासत वहां पर थी, और एरिया जो है वो भी डिवाइड हो गए थे, डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे कि पाकिस्तान को कौन सा एरिया मिलेगा और हिंदुस्तान को कौन सा एरिया मिलेगा। लेकिन फिर भी जिन्ना ने जो है वो सोचा कि क्यों ना इसका जो एक मौका मिला है लोगों में, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहां चल रही हैं, तो क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। इसके चलते जिन्ना ने क्या किया, 22 अक्टूबर 1947 को, 22 अक्टूबर 1947 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय जो है वो
हिंदुस्तान में विलय जो है वो पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर का नहीं हुआ था। जैसे हमने पहले भी बात की है कि 26 को जो है वो 26 अक्टूबर को पत्र जो है वो साइन हुआ था महाराजा हरि सिंह का और इंडियन गवर्नमेंट का, और 27 को जो है वो उसको मंजूरी दे दी गई थी। मैं बात कर रहा हूँ 22 अक्टूबर 1947 की। तो जिन्होंने क्या किया, जो कबायली लुटेरे हैं वो पाकिस्तान की सेना के साथ उनको वहां पर भेज दिया गया। अब जो कबायली लुटेरे थे उनके साथ जिन्होंने क्या किया, जो पाकिस्तानी आर्मी थी, पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग थे वो भी भेष बदलकर जो है वो कबायली लुटेरे बनकर और कश्मीर में भेज दिए गए। 22 अक्टूबर 1947 की बात मैं कर रहा हूँ। और उस समय जो है वो जो पाक अधिकृत कश्मीर है, जो अभी की जो मैं बात कर रहा हूँ, अभी जो POK है, वहां पर जो है कबायलियों ने और पाकिस्तानी सेना जो कबायली रूप में गई थी वहां पर खून खराबा बहुत ज्यादा जो है, खून की नदियां वहां पर बहा दी, इतनी ज्यादा जो है वो लोगों को वहां पर मारा गया। और ये जो खूनी खेल हुआ वहां पर, इस खूनी खेल को देखकर जो राजा हरि सिंह थे उस समय वो डर गए, भयभीत हो गए, और डरकर वो जो है वो जम्मू वापस लौट आए। लौटने के बाद फिर उन्होंने जो हिंदुस्तानी आर्मी है, जो इंडियन आर्मी है, उनसे जो है उन्होंने सहायता मांगी, लेकिन सहायता उन्होंने जो है वो काफी लेट, जो है बहुत देर हो गई थी सहायता मांगने में। नेहरू और जिन्ना जो है वो दोस्त थे उस समय, उनमें काफी गहरी दोस्ती थी उस समय। और नेहरू जो है, क्योंकि वो दोस्त थे, तो नेहरू ने ये कभी सोचा नहीं था कि जिन्ना जो है वो ऐसा काम करेगा, कबायलियों को भेजेगा, पाकिस्तानी आर्मी को भेज देगा, वहां पर खून खराबा करेगा। लेकिन जिन्ना ने ऐसा जो है वो कर दिया था। जब भारत विभाजन जब हुआ था तो उस समय जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे हमारे, उनकी जो नीतियां थी वो, अगर मैं बात करूं पाकिस्तान के खिलाफ या फिर जम्मू कश्मीर को लेकर जो नीतियां थी, जो उनकी पॉलिसीज थी, वो काफी ज्यादा जो है वो ठीक नहीं थी। स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज जो है वो नहीं थी। अगर हम बात करें कि यही सब चीज जो है वो पहले अगर होती, परिस्थितियां अगर ऐसी नहीं होती, तो शायद पहले अगर इसके ऊपर स्टेप ले लिया जाता, पॉलिसीज अगर पहले बना ली जाती, तो आज जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो शायद हमारे पास होता। लेकिन ऐसा नहीं। अब क्योंकि वहां देर हो गई, काफी लेट वहां पर हो गया, तो जो राजा थे हरि सिंह, तो उन्होंने हेल्प मांगी इंडियन आर्मी से, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो मांगने के बाद फिर वहाँ थोड़ा लेकिन काफ़ी वहाँ लेट हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ उनकी जो आर्मी है कबायली के रूप में, और कबायली वहाँ पहुँच के उन्होंने कब्जा जो है वहाँ पर कर लिया गया था। फिर महाराजा हरि सिंह ने काफ़ी टाइम के बाद जो है वो उन्होंने ये सोचा कि भारत में जो है इसको जम्मू एंड कश्मीर को विलय जो है वो कर देना चाहिए, मिला लेना चाहिए। अब क्योंकि ये जो निर्णय था ये काफी लेट लिया उन्होंने, तो लेट लेने से जो कबायली थे जो ऑलरेडी वहां पर अटैक कर रहे थे, तो उन्होंने गिलगित एक जगह है और बाल्टिस्तान, गिलगित और बाल्टिस्तान में जो है वो कबायली भेजकर तब तक आधा जो कश्मीर है वो उस पर कब्जा पाकिस्तान ने कर लिया, क्योंकि निर्णय में उन्होंने काफी ज्यादा लेट किया, जिसको हम आज की डेट में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है हम बोलते हैं। तो उसमें जो गिलगित है और बाल्टिस्तान है वो भी आता है, तो उस पर उन्होंने जो है कब्जा कर लिया। उसके बाद जब क्योंकि फिर महाराजा हरि सिंह ने विलय कर लिया, विलय करने के बाद क्योंकि जो कंट्रोल है वो इंडियन आर्मी के पास आ गया, इंडियन आर्मी के पास जैसे ही कंट्रोल आया तो उन्होंने फिर से जो है वो उस पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर अटैक किया, और उसमें से जो कश्मीरी जो एरिया था उसको फिर से उन्होंने जो है वो प्राप्त जो है वो कर लिया।
और प्राप्त कर कर और आगे वो जो है वो बढ़ते गए। 31 दिसंबर 1947 31 दिसंबर 1947 को क्या हुआ कि जो नेहरू जी हैं उन्होंने यूएनओ में जाकर ये अपील की और ये बोला कि जो पाकिस्तान के जो उत्तरी पश्चिमी लुटेरे हैं वो जो है भारत पर आक्रमण करते हैं, उनको रोका जाए। तो ये जो है नेहरू ने वहां पर जाकर यूएनओ में अपील कर दी कि वहां के जो लुटेरे हैं वो लगातार वहां पर आक्रमण कर रहे हैं। 31 दिसंबर 1947 की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन उस समय जो है भारतीय आर्मी जो है जो एरिया उन्होंने अटैक किया हुआ था उसको वो रिकवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे। लेकिन नेहरू के इस फैसले से क्या हुआ, 1 दिसंबर 1949 1 जनवरी 1949 को नेहरू जी के रिक्वेस्ट की वजह से यूएनओ में जो है भारत पाकिस्तान में जो युद्ध चल रहा था, जिसमें भारत बड़े ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान को पछाड़ रहा था और अपना जो एरिया है उसको वो रिकवर कर रहा था, उसके ऊपर युद्ध विराम की घोषणा हो गई। यूएनओ ने बोला कि इसको युद्ध को जो है वो बंद कर दिया जाए। और इससे पहले जो ऐसे मैंने आपको बताया कि 1948 में जिस तरह से कबालियों ने और पाकिस्तानी जो सेना उनके साथ मिली तो उनका भेष धारण कर कर और जो इंडियन टेरिटरी जो है कश्मीर वहाँ पर काफ़ी उन्होंने भी हमले किए, काफ़ी खून खराबा भी किया, सक्सेसफुल भी रहे पहले। लेकिन बाद में जब विलय हो गया तो विलय होने के बाद जो है वो अनसक्सेसफुल हुए। इंडियन आर्मी ने जो है उनको वहाँ से भगाया। और जैसे मैं बात कर रहा था कि नेहरू जी की जो पॉलिसीज थी और स्ट्रॉन्ग नहीं थी, यूएनओ में जाकर जो है वो उन्होंने अपने आप को जो है वो वीक कर दिया। क्योंकि यूएनओ में जैसे ही वो गए तो वहाँ से उन्होंने ऑर्डर किया कि जो युद्ध है उसको फटाफट जो है वो रोका जाए, जिसकी वजह से जो बाकी जो बचा हुआ एरिया था जिस पर पाकिस्तान ने कंट्रोल किया हुआ था उस पर जो है वो इंडियन आर्मी या हिंदुस्तान जो है वो दोबारा से कब्जा नहीं कर पाया, बिकॉज ऑफ जो यूएनओ ने ऑर्डर किया था। आज भी जो कश्मीर का आधा क्षेत्र है वो पाकिस्तान में पड़ता है। उस समय अगर नेहरू ने ना रोका होता तो वो आज हमारे पास होता। और आज भी वो जो अंतर्राष्ट्रीय जो नेशनल इंटरनेशनल जो बॉर्डर जो बन गया है, जो रेखा जिस समय ऑर्डर हुआ रुकने का, वहीं पे जहां तक इंडियन आर्मी पहुंची बस वहीं तक जो एरिया है वो इंडिया के पास रहा और बाकी जो एरिया है वो पाकिस्तान में चला गया, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। और आज भी उस एरिया से जो है घुसपैठी जो है घुसते हैं। उसके बाद 1965 में पाकिस्तान ने जो है वो फिर से कोशिश की भारत में घुसने की, लेकिन आप सब जानते हैं कि 1965 में उनकी हार हो गई। उसके बाद जैसे ही वो हारे तो पाकिस्तान को ये लगा कि नहीं, इससे काम नहीं बन रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ जो है वो नेगेटिविटी जो है फैलाना शुरू कर दिया, भारत के खिलाफ गलत जो है वो बोलना शुरू कर दिया पूरे पाकिस्तान में। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि पाकिस्तान में एक भारत के खिलाफ एक गलत धारणा बनना शुरू हो गई। और गलत धारणा जैसे ही बनना शुरू हुई तो जो वहाँ के पॉलिटिशियंस थे उनके लिए बड़ा आसान हो गया। उनके जब भी इलेक्शंस आते थे, जब भी चुनाव आते थे तो उनके एक ही मुद्दा होता था, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान के नाम पर वहाँ पर जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने अपनी काफ़ी ज़्यादा जो राजनीति है वो चमकाई और कश्मीर को अपने पाकिस्तान में मिलाने की जो बात है वो करते रहे। उसके बाद 1971 में जो है वो फिर से कश्मीर जो है उस पर हथियाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने जो है फिर से अटैक किया। उस समय हमारी प्रधानमंत्री जो थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी और उन्होंने डटकर इसका मुकाबला किया, हमारे आर्मी ने डटकर मुकाबला किया। और एंड में जो रिजल्ट हुआ 1971 का वो सब आप जानते हैं। करीबन 1 लाख जो आर्मी सैनिक थे उन्होंने भारतीय सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया
और फिर उस समय जब उन्होंने आत्मसमर्पण किया, 1971 की बात कर रहा हूँ, एक नया जो देश है उसकी स्थापना जो है वो कर दी गई, जिसको बांग्लादेश हम बोलते हैं। और ये जो बांग्लादेश बनाया इंदिरा गांधी जी ने, 1971 की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक उनका बहुत गलत जो है वो फैसला साबित हुआ बाद में जाकर, और अभी भी हम सब जानते हैं। यदि वो चाहती हैं अगर, उस समय जब 71 में जीते और 1 लाख जो सैनिक थे उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन उस समय वो चाहती तो पूरा संपूर्ण जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर था उसको वो कवर कर सकती थी, उसको इंडिया मिला सकती थी। लेकिन उस समय के जो पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर थे जुल्फिकार अली भुट्टो जी, वो उनके बहकावे में आ गई इंदिरा गांधी जी, और जो 1 लाख सैनिक थे उनको छोड़ दिया गया। अब 2 बार जब 65 और 71 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को ये समझ आ गया कि नहीं, हिंदुस्तान के ऊपर अगर हमें अगर कश्मीर को अगर मिलाना है तो युद्ध से जो है वो हम लोग नहीं जीत पाएंगे, युद्ध से जो है हमारी बात नहीं बनेगी। फिर उसके बाद क्या किया गया, पाकिस्तान है उन्होंने एक दूसरी नीति जो है वो पकड़ी। 1971 में जो हार हुई उसके बाद पाकिस्तान के काबुल में स्थित जो पाकिस्तान उस समय जो था, वहाँ पर जो मिलिट्री एकेडमी है, वहाँ पर जो सैनिक हैं पाकिस्तानी सैनिक, उनको जो है वो एक शपथ दिलाई गई। शपथ क्या दिलाई गई कि जो युद्ध है वो हम हिंदुस्तान से जीतेंगे, वो हम मर्जी हालत में हम जीतें। 1971 में ही मैं बात कर रहा हूँ। और उस समय इसकी वजह से जो है अफगानिस्तान में काफ़ी ज़्यादा जो माहौल है वो ख़राब होना शुरू हो गया। काबुल की मैं बात कर रहा हूँ। 1971 से लेकर जब अफगानिस्तान में माहौल ख़राब शुरू हो गया पाकिस्तान की वजह से, 1971 से लेकर 1988 तक पाकिस्तान की जो सेना थी वो अफगानिस्तान में उलझी रही, वहाँ पे जो मसले हैं उनके वो बनते रहे। और इस दौरान इस 17 साल के समय में जो पाकिस्तानी आर्मी थी उन्होंने अफगानिस्तान के साथ लड़ते लड़ते जो है उन्होंने अपनी जो फाइटिंग जो स्किल्स हैं, जो युद्ध कलाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा उसमें स्ट्रांग हो गई। और युद्ध कैसे करना है उसमें नए नए उन्होंने जो है तरीके वहाँ पर सीखे अफगानिस्तान में, और वही तरीके जो है वो अब भारत पर आजमाने लगा। वहाँ पर सीखने के बाद अब उसने किया कैसे, ये सब किस तरीके से उन्होंने जो है ये किया। सबसे पहले पाकिस्तान ने जो वो पंजाब से आतंकवाद जो है वो शुरू करने की कोशिश की और वो कामयाब भी हुई। पाकिस्तान में जो पंजाब है वहाँ के जो सिख हैं, वहाँ पे एक जगह है हिंदुस्तान, वो भी एक कंट्रोवर्शियल जगह है जिसको खालिस्तान हम बोलते हैं। तो खालिस्तान का जो है वहाँ के पाकिस्तान के सिखों को सपना एक दिखाया गया कि ये पाकिस्तान में हम मिला सकते हैं, इसको आप हिंदुस्तान से हथिया लीजिए। उसके लिए उनको भड़काया गया वहाँ पर, और एक संगठन जो है वहाँ बनाया गया सरदारों का, सिखों का जो है हथियारबंद जो है लोग वहाँ पे सिख जो है वो तैयार किए गए, ट्रेनिंग उनको दी गई। और पाकिस्तान का ये जो खेल है यहाँ से स्टार्ट हो गया, और इसी में जो है इंडियन गवर्नमेंट जो है वो उलझ गई। और उसी के चलते जो गोल्डन टेम्पल है वहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण जो है एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से हुआ, और इस ऑपरेशन से जो है, इस ऑपरेशन का जो रिजल्ट आया, उसकी जो कार्रवाई हुई उसके रूप में जो है 31 अक्टूबर 1984 जो ऑपरेशन उन्होंने किया था स्वर्ण मंदिर में, गोल्डन टेम्पल में, ब्लू स्टार की बात मैं कर रहा हूँ, 31 अक्टूबर 1984 में जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई। और उस हत्या के बाद जो है राजनीति जो है हिंदुस्तान की वो पूर्णतः कंप्लीटली जो है वो चेंज हो गई। तो इसमें जो है पाकिस्तान सक्सेसफुल जो है वो हो गया स्टार्ट करने में। अब इंदिरा गांधी के बाद जो है वो भारत संभाला राजीव गांधी जी ने, और
उन्होंने जब भार संभाला तो काफ़ी जो पॉलिटिशियंस थे, जो काफ़ी एक्सपर्ट्स थे, तो उन्होंने ये बोला कि उनकी जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी नई नीतियाँ हैं और ये नीतियाँ जो है ये हिंदुस्तान में जो है ये नहीं चल पाएंगी, इसमें ये फेल हो जाएंगी। उन्होंने क्या किया, 1984 में फिर से जो है दंगे हुए, हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ। दंगों के दौरान उन्होंने जो है वो कश्मीर से, 1984 की बात कर रहा हूँ, 1984 में दंगे जैसे ही हुए हिंदुस्तान में, तो वहाँ से उन्होंने कश्मीर से अपना ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में जो है वो लगा दी। 1984 की मैं बात कर रहा हूँ। अब जब पाकिस्तान पंजाब में ये आतंकवाद का जो खेल है वो चला रहा था, तो उसने देखा कि उसमें जो सफलताएं हैं वो मिलना शुरू हो गई और एक बार फिर जो है पाकिस्तान ने कश्मीर की तरफ जो है नज़र रखी कि अब कश्मीर में जो है वो जो हम ये कर सकते हैं। जब उन्हें पंजाब में सफलता मिली, उसके लिए उन्होंने क्या किया, जो पीओके है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वहाँ के जो लोग हैं उनको तैयार करना शुरू किया, उनके लिए भड़काऊ भाषण जो है वो बनाना शुरू किया और उनको हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काना शुरू किया उन्होंने। और यहाँ पर वही जो अफगानिस्तान में जो उनका ये 17 साल तक जो उनका वहाँ पर युद्ध चला, जो उनकी कंट्रोवर्सीज चली, जो लड़ाइयाँ चली, वहाँ पर उनका जो अनुभव है पाकिस्तान को काफ़ी काम आया, वहाँ के लोगों को भड़काने में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोगों को हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काने में। उस समय जो राष्ट्रपति थे जनरल जियाउल हक, उन्होंने 1988 में, जनरल जियाउल हक ने भारत के खिलाफ एक ऑपरेशन जो है वो चलाया, ऑपरेशन टोपाक। और ऑपरेशन टोपाक से उन्होंने जो सबसे खतरनाक एक चीज उन्होंने वहां से निकाली, वो थी वॉर विद लो इंटेंसिटी की जो योजना है, जो पॉलिसी है, वो वहां पे उन्होंने चलाई। यही वो पॉलिसी है जिसकी वजह से हिंदुस्तान में टेररिज्म जो है वो बहुत तेजी से फैला। ये किया 1988 में उस समय के राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने। वॉर विद लो इंटेंसिटी जो है ये उन्होंने स्टार्ट किया। ये वॉर विद लो इंटेंसिटी क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। इस पॉलिसी में ये था, इस योजना में ये था, इस प्लान में ये था कि कश्मीर, जो भारतीय कश्मीर के लोग हैं, मैं भारतीय कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीरियों की, जो भारतीय कश्मीरी हैं उनके मन में अलगाववाद मीन्स एक अलग, सेपरेटिस्ट जिसको हम बोलते हैं, एक अलग देश की भावना उनके मन में पैदा करना, हिंदुस्तान के कश्मीरियों के मन में, और नफरत व भारत के खिलाफ पैदा करना, और फिर उसके बाद नफरत पैदा करने के बाद उनके हाथों में हथियार थमाना, ये उनकी जो है ये पॉलिसी रही। काफी बार जब हारा पाकिस्तान जो हार है उसका सामना करने के बाद, ये वाली जो पॉलिसी थी, 90s की मैं बात कर रहा हूँ, 90s में ये वाली जो पॉलिसी थी, वॉर विद लो इंटेंसिटी, इसके बारे में उन्होंने जो है वो सोचना ज्यादा शुरू किया कि इन्हीं के लोगों को इनके खिलाफ जो है भड़काकर अलगाववाद का एक पैदा कर इनके मन में, और देश से विरोध जो है वो इन्होंने इसको स्टार्ट किया। और ये भी एक वो पॉलिसी है जो उन्होंने अफगानिस्तान में सीखी, उसका थोड़ा सा वाइडर ये रूप था जो पाकिस्तानी आर्मी ने सीखी थी अफगानिस्तान में। भारतीय, अगर मैं राजनेताओं की बात करूं, उस समय उनको सब मालूम था कि क्या जो है वो पाकिस्तान करना चाह रहा है और कि किस तरफ वो बढ़ रहा है, लेकिन उन्होंने जो है वो कुछ भी इस मामले में नहीं किया। उनको ऑपरेशन टोपैक के बारे में पता था, वॉर विद लो इंटेंसिटी के बारे में उनको पता था, लेकिन उन्होंने फिर वही, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पॉलिटिक्स जो है वोट बैंक की तरफ उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, और उसके खिलाफ उन्होंने बिल्कुल भी जो है वो ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वहाँ पर उनको वोट बैंक जो था वो काफ़ी कम था, सब कुछ जानते हुए भी। जो ऑपरेशन टोपैक की मैं बात कर रहा था, वो उसमें कुछ चरण थे, कुछ स्टेप्स थे, 1st, 2nd, 3rd एंड 4th। तो धीरे धीरे 90s में जो है वो ऑपरेशन टोपैक जो है वो 4th लेवल तक जो है वो
पहुंच गया। अब हुआ क्या ऑपरेशन टोपैक, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होनी शुरू होगी। ये नहीं कि वो सिर्फ कश्मीर, इनिशियल स्टेजेस में उन्होंने कश्मीर में स्टार्ट किया इसको, लेकिन धीरे धीरे जो ऑपरेशन टोपैक क्योंकि बढ़ता गया, उसकी स्टेज बढ़ती गई, तो धीरे धीरे ये जम्मू में और लद्दाख में भी धीरे धीरे पहुंचने लगा। इसकी जो रेंज है वो बढ़ने लगी। उसके बाद इसको अंतिम चरण तक पहुंचाने के लिए, इसको एक्सट्रीम लेवल तक ले जाने के लिए पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसने और आईएसआई जो इंटेलिजेंस सर्विस है उनकी सीक्रेट, उन्होंने मिलकर क्या है कश्मीर में जो है वो दंगे करवाना शुरू कर दिया। और जैसे ही उन्होंने दंगे करवाए, वहां कश्मीर में जो है वो आतंकवाद का जो सिलसिला है वो स्टार्ट हो गया। उसके बाद पाकिस्तान और आईएसआई ने किस तरह से इस पॉलिसी को बढ़ाया। सबसे पहले स्टेप में, जो ऑपरेशन टोपैक की बात मैं कर रहा था, पहले स्टेप में उन्होंने मस्जिदों की तादाद बढ़ाई, नंबर ऑफ मसाजिद जो थे उनको बढ़ाया उन्होंने। दूसरे चरण में, दूसरे स्टेप में कश्मीर से जो गैर मुस्लिम थे, जो मुस्लिम के अलावा जो वैसे मैंने आपको बताया जो पंडित थे उनको, और जो सियाओं को हटाना, मुस्लिम्स की ही एक वो फॉर्म है, इसके ऊपर भी एक मैं वीडियो बना दूंगा, सिया मुसलमानों की, जो मुसलमानों और सियाओं में क्या फ़र्क है। तो दूसरे चरण में ये जो गैर मुस्लिम लोग हैं, सियाएं जो हैं, इनको भगाना था श्रीनगर से, कम्प्लीटली मुस्लिम डोमिनेटिंग बनाना था इनको, वो किया इन्होंने। और तीसरा जो स्टेप था, जैसे मैंने आपको बताया, बगावत करनी, लोगों के मन में हिंदुस्तान के लिए बुरी भावनाएं पैदा करनी, और अभी वो भी इन्होंने कर लिया। और अभी जो चल रहा है वो है लास्ट जो है इसका फोर्थ स्टेप जो है ऑपरेशन टोपैक का ही चल रहा है। फोर्थ स्टेप जो है वो एंडिंग है। एंडिंग मीन्स जब लड़ रहे हैं, जब हथियार उठाए हैं उन्होंने और हिंदुस्तान के खिलाफ वो हथियार जो है वो उठाया गया है, चौथा चरण जो है। और अब जो है हमें भी पता है, आपको भी पता है कि पाकिस्तान के जो झंडे हैं वो सरेआम वहाँ लहराते हैं, सरेआम भारत के खिलाफ वहाँ पर बात की जाती है, नेगेटिविटी जो है वो फैलाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके ऑपरेशन टोपैक का ही एक स्टेप था कि वहाँ से गैर मुस्लिम उन्होंने हटा दिए, एक मुस्लिम डोमिनेटिंग वहाँ हो गया, सियाओं को वहाँ से हटा दिया, तो उसके खिलाफ बोलने वाला कोई नहीं है। अगर हम बात करें थोड़ी सी कश्मीरी पंडितों की, हम बात कर लेते हैं। कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित जो है वो वहाँ से निकाल दिए गए। और वहाँ से निकलने के बाद वो देश के बाकी हिस्सों में, जम्मू हो गया, उधमपुर हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पर वो जो है वो चले गए। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो करीब 3000 कश्मीरी पंडित जो हैं वो अभी भी फिलहाल कश्मीर में हैं, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शंस में वो रहते हैं, बहुत डर के वो रहते हैं, घर से बाहर वो नहीं जा सकते, काम करने वो नहीं जा सकते। कश्मीरी पंडितों की हम थोड़ी सी बात और अगर हम करें, कश्मीरी पंडित जो हैं, इनका जो पलायन है वो कैसे शुरू हुआ, एक जगह से दूसरी जगह, जो वहां से जो निकाले गए, ये कैसे निकाले गए। कश्मीरी जो पंडित हैं वहाँ पर जो है वह नरसंहार वहाँ पर हुआ, काफ़ी लोगों को वहाँ पर रातों रात जो है वो वहाँ से भगा दिया गया। इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ उनकी। जब वहाँ पर मुस्लिम डोमिनेटिंग लोग हो गए, तो मुस्लिम डोमिनेटिंग जो लोग हैं उन्होंने एक रात वहाँ पर सभी जो कश्मीरी पंडित हैं उनके घरों के बाहर एक एक स्लिप जो है वहाँ पे लगा दी, और उसके ऊपर ये लिख दिया गया कि पाकिस्तान में अगर आप जाना चाहते हैं तो ही आप यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो आप जो है वो यहाँ से निकल जाइए। लेकिन जो कश्मीरी पंडित हैं वो वहाँ से नहीं निकले। जब वो नहीं निकले तो अगले ही दिन वहाँ पर हजारों जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जला दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए, उनकी जो मंदिर हैं वो तोड़ दिए गए, और उनकी जो महिलाएं थी उनके साथ बलात्कार किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया, और बलात्कार करने के बाद उनको मार दिया गया या फिर उनको जिंदा जला दिया गया।
तो इस तरह का जो नरसंहार है वहाँ पर मुस्लिम जो लोग हैं उन्होंने, कश्मीर की बात कर रहा हूँ, लोगों ने किया। और ये करने के बाद वहाँ से जो लोग हैं उनको भगा दिया गया और मुस्लिम डोमिनेटिंग जो स्टेट है उसको उन्होंने वो बना दिया। तो ये सारा का सारा हुआ पाकिस्तान की जो पॉलिसी थी ऑपरेशन टोपैक के अंडर ये उन्होंने किया। और वहाँ से जो कश्मीरी पंडित निकले वो मैंने आपको जैसे पहले बताया, कुछ जो है वो जम्मू में रह रहे हैं और कुछ जो हैं वो दिल्ली में हैं, बाकी स्टेट्स में जो है वो वहाँ रह रहे हैं। और काफ़ी प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है क्योंकि उनके जो घर हैं वो उनको छोड़ने पड़े, उनकी जो ज़मीन है वो बाग वगैरह वो सब उनको छोड़ने पड़े। और ये सब जो है जगह ज़मीन जो है वहाँ के जो मुसलमान हैं कश्मीर के, उन्होंने जो है इनको हड़प लिया और वो उनकी अपनी संपत्ति उनको अपनी जो है वो बना लिया उन्होंने। लेकिन उस समय जो इंडियन पॉलिटिशियंस थे, अगर इंडियन गवर्नमेंट की हम बात करें तो वो ये सब जो है एक तमाशे की तरह वो देखती रही। इसके ऊपर उन्होंने कोई भी जो स्ट्रिक्ट पॉलिसी जो है, स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया गया क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की रीच है वहाँ पर, उनके कंट्रोल में है ये सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद जो है इंडियन जो पॉलिटिशियंस है, राजनेता जो है, उन्होंने इसके खिलाफ कोई भी जो स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो नहीं लिया। उसके बाद जब कश्मीरी पंडित वहां से निकल आए, निकलने के बाद गवर्नमेंट ने उन कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने के लिए कोई भी जो पॉलिसीज है वो नहीं बनाई। उसके बाद वो कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, क्या काम करेंगे, उसके लिए उन्होंने कोई भी जो पॉलिसीज हैं वो नहीं बनाई, जबकि उनको बनानी चाहिए थी। अब जो कश्मीरी पंडित हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि कश्मीर में एक और जो स्टेट है वो होनी चाहिए जिसमें कश्मीरी पंडित जो हैं वो सिर्फ वही रहेंगे वहाँ पर। कश्मीरी पंडितों के लिए वो एक अलग स्टेट डिमांड कर रहे हैं। वो क्यों डिमांड कर रहे हैं? उनका कहना है कि अगर मुस्लिम्स जो है वो कम्युनिटी बेस्ड डिमांड कर सकते हैं एक अलग कश्मीर की, कि मुस्लिम्स के लिए एक अलग कश्मीर होना चाहिए, तो फिर हिंदू जो है वो उनके लिए क्यों नहीं एक अलग कश्मीर जो है वो होना चाहिए। तो इसके ऊपर भी जो वो लोग हैं वो डिमांड वो कर रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर भी जो गवर्नमेंट है उनकी कोई भी पॉलिसीज जो है वो नहीं आई है, कोई भी जो एक्शन है वो नहीं लिया गया है। वो किस हाल में है वो नहीं पता उनको। अब अगर हम थोड़ी सी चीन की इसमें इन्वॉल्वमेंट को भी देखना चाहेंगे, क्योंकि जो चीन है, चीन की भी इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है वो है। अगर हम टेररिज्म की बात करते हैं, उसका अपना जो है अपना भी काफ़ी इसमें स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें पाक अधिकृत कश्मीर की, वहाँ की जो हालत है वो कैसी है, थोड़ा सा उसका एरिया की हम बात करें। जो पीओके है उसका जो टोटल एरिया है वो करीब 13,000 वर्ग किलोमीटर का है, 13,000 स्क्वायर किलोमीटर जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। और वो जो इंडियन जो कश्मीर है, जो इंडिया का कश्मीर है, उसका 3 गुना ज़्यादा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में करीब 30 लाख लोग रहते हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो अगर हम बॉर्डर की बात करें, सीमा की बात अगर हम करें, तो पश्चिम में पाकिस्तान का जो पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा, दो पश्चिम का जो बॉर्डर है वो 2 जगह लगता है, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब के साथ और पख्तूनख्वा के साथ। उत्तर पश्चिम में पीओके के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान का जो दक्षिण कॉरिडोर है वो लगता है। उत्तर में चीन लगता है, चीन का एक शहर है जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन जो है वो लगता है। जिंगजियांग चाइना का जो है ये लगता है उत्तर में। और पूरब में जम्मू कश्मीर लगता है और चीन जो है वो लगता है। अगर हम पीओके की बात करें, कंप्लीट जो है पीओके को जो है वो 2 हिस्सों में पाकिस्तान ने बांटा हुआ है। एक आज़ाद कश्मीर है और दूसरा गिलगित बाल्टिस्तान। 2 हिस्से हैं, एक आज़ाद कश्मीर है और एक गिलगित बाल्टिस्तान जो है, इन 2 हिस्सों में उसको बांटा गया है। अगर हम बात करें अक्साई चीन की, ये भी पहले हिंदुस्तान का एक हिस्सा था
ये कैसे चला गया उधर। पाकिस्तान का जो कब्जे वाला कश्मीर है, पीओके जो है, उसमें अक्साई चीन आता है। पीओके में ही जो है अक्साई चीन है। यह इलाका जो है ये भी महाराजा हरि सिंह के समय कश्मीर का ही एक हिस्सा था। उसी समय हमारे जम्मू कश्मीर में ही आता था। 1962 में भारत और चीन के बीच में जो है वो युद्ध हुआ, और युद्ध के बाद जो कश्मीर का उत्तर पूर्व का जो इलाका है जिसमें अक्साई चीन लगता था, वो उस पर चीन ने कब्जा कर लिया। और पाकिस्तान ने क्या किया, क्योंकि ये हिस्सा जो है ये ऑलरेडी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आता है, तो पाकिस्तान ने ये हिस्सा जो है अक्साई चीन जो है ये चीन को दे दिया। उसको मान्यता दे दी कि चीन को ये दे देंगे। जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन को जो लाइन अलग करती है उसको हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उसको हम बोलते हैं। ये तो बात हो गई अक्साई चीन की। उसके बाद अगर हम बात करें जो पीओके है, पीओके में जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की, वो कैसी पॉलिसीज हैं, या फिर जब उन्होंने अलग किया था ये बोलकर कि एक आज़ाद जो मुल्क है, क्योंकि दो भाग में उसको बांटा उन्होंने, एक आज़ाद कश्मीर में और एक गिलगित और बाल्टिस्तान में। लेकिन वहाँ की अगर पॉलिसीज हम देखें, क्योंकि वहाँ से भी जो लोग हैं वो पलायन करके हिंदुस्तान का जो कश्मीर है वहाँ पर आ रहे हैं, और आज़ाद कश्मीर सिर्फ उन्होंने एक नाम दिया है, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। जो पीओके है उसको लेकर पाकिस्तान की डुअल पॉलिसी है। डुअल पॉलिसी क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक वो आज़ाद कश्मीर कहता है उसको, और दूसरी अगर हम बात करें कि वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो कौन देखता है। अगर वो इंडिविजुअल है, अगर वो आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, जो कंट्रोल है उसके ऊपर, वो सीधा इस्लामाबाद जो है, इस्लामाबाद से इसको जो है कंट्रोल किया जाता है कंप्लीट। दूसरा, आज़ाद कश्मीर के नाम पर एक उन्होंने एक प्रधानमंत्री जो है वो भी रखा हुआ है कि आज़ाद कश्मीर का एक प्रधानमंत्री भी है होगा, उसको इंडिपेंडेंट दिखाने के लिए। लेकिन वो भी सिर्फ मुखौटा है, एक चेहरा है। उसको जो कंट्रोल करना है, उसकी जितनी भी पॉलिसीज दी जाती हैं वो सारी की सारी जो है वो इस्लामाबाद से जो है वो आती है। इस्लामाबाद से जो हुक्म होता है वही जो है ये दिखाया जाता है। ये इन्होंने बेसिकली जो बनाया है आज़ाद कश्मीर, ये बाहरी जो मुल्क है वहाँ पे दिखाने के लिए इन्होंने बनाया है कि ये एक अलग मुल्क, आप इसको मान लीजिए, स्टेट मान लीजिए, यहाँ का अलग प्रधानमंत्री होता है, यहाँ की अलग रूल्स एंड पॉलिसीज हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सारा कुछ जो है वो इस्लामाबाद से कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 49 सीटें हैं, 49 सीट्स हैं यहाँ पर। 1974 में यहाँ पर चुनाव जो है वो कराए गए थे, और एक प्रधानमंत्री भी था वहाँ पर 1974 में। लेकिन अगर हम पीओके या पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। सिर्फ एक लोगों को दिखाने के लिए कि वहाँ पर ये सब जो है वो पॉलिसीज चलती हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। पीओके की अगर मैं राजधानी की बात करूँ, मुजफ्फराबाद राजधानी है पीओके की। अगर अब हम बात करें गिलगित और बाल्टिस्तान की, ये तो हम बात कर ली आज़ाद कश्मीर की कि वहाँ पर ये क्या क्या जो है वहाँ पर होता है। गिलगित और बाल्टिस्तान जो है, पहले इसको गिलगित और बाल्टिस्तान को पहले नॉर्दर्न एरिया जो है पाकिस्तान में कहा जाता था, और इसकी जितना भी कंट्रोल है वो इसको एक सेंट्रल लेके उन्होंने एक मिनिस्ट्री जो है वो बनाई हुई थी, वो इसको चलाती थी। लेकिन 2009 में यहाँ पर एक मुख्यमंत्री इन्होंने नियुक्त किया, और वो जो है वो इसको चलाता है। लेकिन वही बात फिर से कि कंट्रोल जो है वो इसका इस्लामाबाद में ही। यहाँ पर 24 जो है वो
सीटों पर जो है विधानसभा में 24 सीटें यहाँ पर इनको दी गई। इनके पास अगर वही अधिकारों की अगर हम बात करें तो 24 सीटें हैं वो बहुत ही लिमिटेड हैं। लिमिटेड भी क्या हम बोलें कि ना के बराबर है, यहाँ पर कुछ नहीं है। रेगुलेशन जो है वो पॉलिसीज जो है वो सारी की सारी जो है वो इस्लामाबाद से यहाँ पर चलती हैं। और दूसरी बात जो है सियाओं की हम बात कर रहे थे, सियाओं को यहाँ पर कोई अधिकार नहीं दिया जाता, उनको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता, उनके जो हक हैं वो इनको यहाँ पर नहीं दिए जाते हैं। और क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, हिंदू भी वहाँ पर कुछ हैं जो, और कश्मीरी जो वहाँ चले गए थे समय समय पर, वो भी क्योंकि वहाँ पर कोई फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं हैं, तो वहाँ से जो लोग हैं वो जो हिंदुस्तान का कश्मीर, इंडियन कश्मीर जो है वो वहाँ पर वापस आते हैं। दूसरा, ये जो आज़ाद कश्मीर और गिलगित और बाल्टिस्तान बनाया गया है, ये बेसिकली यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर बेसिकली एक ट्रेनिंग सेंटर है, ये आतंक का ये ट्रेनिंग सेंटर है। जो पीओके है, जो यहाँ पर बेसिकली टेररिस्ट्स को ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। ट्रेनिंग देने के लिए, अब ये जो ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जो है आतंकवादी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है यहाँ से जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो इनका फोकस होता है वो हिंदुस्तान में होता है। और कुछ समय तक इन्होंने चीन में भी जो है आतंकवाद फैलाया। चीन का एक जिंगजियांग जो, जैसे मैंने आपको बताया, जो बॉर्डर से लगता है पीओके के, और वहाँ पर भी जो है काफ़ी इन्होंने जो है आतंकवाद वो फैलाया। 1988 की अगर हम बात करें तो 1988 में जो पाकिस्तान आतंकवादी थे वो यहाँ से ट्रेड कर कर जो है वो जम्मू और कश्मीर में भेजे जाते थे 1988 से। और एक जानकारी जो है वो जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक बार अमर अब्दुल्ला जी ने भी एक बार जानकारी दी थी कि जो पीओके है वहाँ पर करीब 4000 जो कश्मीरी हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं। कश्मीरी, हम हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग जो है वो ले रहे हैं। और एक विधायक जो है जम्मू के, प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता, उस समय उन्होंने भी एक जो जानकारी है वो दी थी। वो जानकारी ये दी थी कि करीब 3974 आतंकवादी जो हैं वो वहाँ से जो घुसपैठ है वो यहाँ से करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी अगर हम बात करें कि कश्मीरी जो हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा, कश्मीरियों की मैं बात कर रहा था। कश्मीरी ज़्यादातर जो लोग जो यहाँ पर रहते हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जुल्म जो है वो किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर सिर्फ इसको एक नाम दिया गया है, लेकिन प्रॉपरली जो इनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए वो फैसिलिटीज़ इनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रही हैं। और वही रीज़न है कि ये लोग जो हैं ये वापस हिंदुस्तान में आ रहे हैं। चीन का भी इसमें काफ़ी रोल है। चीन जो है, चीन अपने मतलब के लिए पाकिस्तान के साथ जो है वो काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि आतंकवाद जो है वो पाकिस्तान चीन में भी पहले फैला चुका था, लेकिन उसको बंद करने के लिए चीन ने जो है वो पाकिस्तान के साथ थोड़ी दोस्ती, जो मित्रता है वो बढ़ाई है। और बढ़ाने के बाद जो है वो अपना फ़ायदा जो है वो वहाँ से ले रहा है, क्योंकि जो गिलगित बाल्टिस्तान है, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर मिनरल्स जो है वो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, खाने हैं वहाँ पर, डायमंड की जो पहाड़ हैं वहाँ पर डायमंड्स के लिए, माइनिंग के लिए बहुत वो है, एक अच्छी जगह है। तो कश्मीर जो है वो बेसिकली एक फ़ायदे के लिए जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर जो है काम वो कर रहा है। और अगर हम आतंकवाद की बात करें तो वो सेम जो प्रोसीजर है वो आज भी फॉलो किया जा रहा है, लेकिन 370 टूटने के बाद काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर असर पड़ा है। लेकिन क्योंकि उसके बाद बंद रहा है कश्मीर, और अभी उसके बाद कोरोना वायरस आ गया, तो ये जो है कि 370 टूटने के बाद कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर में, ये इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। और समय लगने के बाद हम ये देखेंगे कि कितना ज़्यादा फ़र्क जो है यहाँ पड़ा है। तो ये जो थी कहानी आज हमने सुनी कि किस तरह से जो टेररिज्म है वो
जम्मू एंड कश्मीर में फैला। इसके अलावा अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूंगा कि वो कहानी आपको सुनाऊं, जितने मेरे पास पॉसिबल फैक्ट्स होंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि जितनी चीज़ें मेरे पास थी मैं आपको बताऊं। और आज के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और देखते रहिए। अगली कहानी जल्द ही मैं आपको पेश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।